हजारों साल पहले समुद्र पर 7 साम्राज्य राज करते थे। उनमें से एक साम्राज्य था अटलांटिस। उसके राजा एटलान ने देवता पोसाइडन के लोहे से एक ट्राइडेंट बनाया, यानी कि त्रिशूल, जिसकी ताकत से उन्होंने सातों साम्राज्य को एक कर दिया और उनको लीड करना शुरू किया। उनका राज्य पूरी दुनिया पर था, लेकिन राजा एटलान की बढ़ती जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा ने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करने की कोशिश में अटलांटिस को तबाह कर दिया। पूरा अटलांटिस सातों साम्राज्यों के साथ समुद्र में समा गया, लेकिन उनकी उसी महत्वाकांक्षा ने अटलांटिस को पानी के अंदर जीवन दिया और उसका भरपूर विकास किया। राजा की कई पीढ़ियों के बाद ओर्म, जो एक्वामैन का सौतेला भाई होता है, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इसीलिए वो अपने साथ 4 साम्राज्यों को मिलाकर खुद ओशन मास्टर बनना चाहता था, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना की कमान हासिल कर सके। लेकिन उसके लिए उसको अटलांटिस का पहला वारिस या अकेला वारिस होना जरूरी था। इसीलिए उसने अपने सौतेले भाई आर्थर यानी कि एक्वामैन को जमीन पर ही मरवाने के लिए अटलांटिस की गुप्त टेक्नोलॉजी डेविड नाम के समुद्री लुटेरे को दी। डेविड किसी भी तरह से बस एक्वामैन को जान से मारना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से डेविड के पिता की मौत हुई थी। डेविड ने अटलांटिस की टेक्नोलॉजी में अपने हिसाब से बदलाव किया और ब्लैक मंटा बन गया, लेकिन एक्वामैन से लड़ते हुए वो घायल होकर समुद्र में जा गिरा और फिर एक्वामैन ने अपने भाई ओर्म को हराया और खुद अटलांटिस का सच्चा सम्राट बन गया। अब उससे आगे एक्वामैन जेलेब के राजा नेरस की बेटी मेरा से शादी कर लेता है, जिससे उसको एक बेटा होता है। उसको डीसी कॉमिक्स में एक्वा बेबी के नाम से पुकारा जाता है। एक्वामैन लाइट हाउस में अपने परिवार के साथ रहकर अपने बेटे की परवरिश करने लगता है। साथ ही वो अटलांटिस के सम्राट के रूप में शासन करता है और वो एक सुपर हीरो की तरह अपराधियों से लड़ता और अपने ये सारे किस्से अपने बेटे को सुनाया करता। हालांकि राज्य की डिप्लोमेटिक बातें उसको बोर कर दिया करती और आराम न मिलने की वजह से वो सभा में ही सो जाया करता, लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में वो जरा भी नहीं चूकता था। एक शाम एक्वामैन अपने पिता टॉम के साथ बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा होता है। टॉम उसको एक बच्चा और कर लेने की सलाह देता है, जिससे एक्वामैन की तरह एक्वा बेबी भी अकेला न रह जाए। तभी वो दोनों देखते हैं एक्वामैन का बेटा अपने सोनार इको से मछलियों को कंट्रोल कर रहा है। एक्वामैन अपने बेटे में अपनी जैसी शक्तियाँ देखकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीफन डेविड को बचा लेता है। स्टीफन एक मरीन बायोलॉजिस्ट यानी कि समुद्री जीव विज्ञानी होता है, जिसको कहीं न कहीं विश्वास है कि अटलांटिस नाम की जगह सच में है और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों साल आगे है। इसीलिए वो उसकी खोज में लगा हुआ होता है। स्टीफन दिल का बहुत साफ आदमी होता है। वो डेविड का सूट देखकर समझ जाता है कि ये अटलांटिस की टेक्नोलॉजी ही है। अब सूट के खराब हो जाने की वजह से डेविड को एक्वामैन को मारने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी फिर से चाहिए थी और डॉक्टर स्टीफन उस टेक्नोलॉजी की खोज कर अपने लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता था। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की मदद से विलुप्त हो चुके प्राचीन अटलांटिस की खोज करते हुए पृथ्वी के आखिरी छोर आर्कटिक तक आ जाते हैं। आखिरकार स्टीफन को वहाँ अटलांटिस के सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन तभी बर्फ की ऊपरी परत टूटने की वजह से स्टीफन अपने सहयोगी के साथ उस दरार में गिर जाता है। वहाँ एक रहस्यमय जीव स्टीफन के साथी को बर्फ के अंदर खींच लेता है। तभी स्टीफन डेविड को अपनी लोकेशन का सिग्नल ट्रांसमिट कर देता है। डेविड बिना समय गवाए अपने लोगों के साथ स्टीफन के पास पहुँच जाता है। डेविड अपने लोगों के साथ उस जीव के निशानों का पीछा करते हुए समुद्र में और गहरा उतर आता है। वहाँ वो जीव उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी डेविड को पानी में प्राचीन अटलांटिस के शिप और कुछ मशीनरी दिखाई दे जाती हैं। साथ ही वहाँ उसको एक टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट भी मिलता है। अब डेविड जैसे ही उसके हिस्सों को जोड़ता है, ट्राइडेंट एक्टिवेट होकर डेविड को उसको बनाने वाले कोडेक्स की आत्मा से जोड़ देता है। कोडेक्स खुद को आजाद कराने के बदले डेविड को एक्वामैन को खत्म करने की ताकत देने का वादा करता है और कहता है उस ताकत से वो एक्वामैन के पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। डेविड उस ट्राइडेंट को ऊपर ले आता है। इस घटना के 5 महीने बाद पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से मौसम में बहुत तेजी के साथ बदलाव होना शुरू हो जाता है और समुद्र में एसिडिफिकेशन यानी कि अम्लीयकरण होने लगता है, जिससे अटलांटिस और बाकी साम्राज्यों में एक अज्ञात बीमारी फैल जाती है। तो अटलांटिस की काउंसिल इसका जिम्मेदार जमीन के लोगों को मानती है। तो एक्वामैन उन्हें सलाह देता है कि हम लोगों को अपना अस्तित्व जमीनी लोगों के सामने उजागर करना होगा, जिससे वो हमारे बारे में सोचें और पानी को दूषित करना बंद कर दें। इस पर काउंसिल जमीनी लोगों के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं होती और वो कहती है हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर फिर भी हमें उनके सामने आना पड़ा तो हम उस दिन जमीनी लोगों को ही मिटा देंगे। वहीं दूसरी तरफ डेविड स्टीफन की मदद से अपनी सूट की बजाय अपना हेलमेट बना लेता है और अटलांटिस के प्राचीन शिप और मशीनरी को ठीक करके चलाने में कामयाब हो जाता है।
है। साथ ही स्टीफन एक अल्ट्रासोनिक एनर्जी छोड़ने वाली सोनार तोप भी बनाता है। पर उन सबको चलाने के लिए डेविड को जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो था ओरिकैल्कम, जो अटलांटिस के ऑक्टोपोर्ट की स्टोरेज वॉल्ट में हजारों सालों से सुरक्षित रखा हुआ था। अब इन सब बातों की जानकारी डेविड को ब्लैक ट्राइडेंट के मालिक कोडेक्स से मिल रही थी। डेविड ओरिकैल्कम को चुराने के लिए अपने लोगों के साथ वॉल्ट में घुस जाता है और फ्यूल चुराने लगता है, लेकिन ठीक 15 मिनट के बाद वो वॉल्ट अपने आप बंद हो जाता है। तो डेविड अपनी सेकंड इन कमांड स्टिंगरे को उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। फिर वो जैसे ही अपना शिप आगे बढ़ाती है तो स्टीफन को अटलांटिस का साम्राज्य अपनी नजरों के सामने दिखाई दे जाता है। उसकी खूबसूरती और एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर वो खुशी में अपनी सुध-बुध भूल जाता है। अब एक अनजान शिप को अपनी सरहद में घुसता देख अटलांटिस के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्टिंगरे उससे पहले ही पूरे शिप की डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हमले का उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब स्टीफन अपनी सोनार से उन पर हमला करता है तो वो सैनिक उस सोनार इको को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन तभी रानी एटलाना और मेरा उनको रोकने की कोशिश करती हैं। मेरा जैसे ही डेविड की मशीन का कांच तोड़ती है, डेविड तभी अपना हेलमेट पहनकर लेजर से मेरा पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और जैसे ही अपने ट्राइडेंट से मेरा को मारने वाला होता है तभी एक्वामैन बीच में आकर उसे बचा लेता है। पर अटलांटिस की सेना को आता देख वो लोग रानी एटलाना और एक्वामैन पर अपनी अल्ट्रासोनिक इको एनर्जी मार देते हैं, जिसको वो दोनों भी झेल नहीं पाते। और उसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक मांटा अपने साथियों के साथ ओरिकैल्कम को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इस हमले के बाद काउंसिल मानती है कि एक्वामैन के जमीनी दुश्मन उन्हीं का पीछा करते हुए यहाँ तक आए। वहीं एक्वामैन को ये बात समझ नहीं आती कि डेविड बिना सूट के इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। फिर वो अपनी रानी माँ से पूछता है उसने यहाँ से क्या चुराया है, तो वो बताती हैं ओरिकैल्कम। प्राचीन काल में मशीनों को चलाने के लिए हम लोग ओरिकैल्कम का यूज करते थे, लेकिन उसके इस्तेमाल से निकलने वाली गैस पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध हो रही थी, जिसका पता चलते ही सारे फ्यूल को 12 अलग अलग स्टोरेज वॉल्ट्स में दफना दिया गया था। तभी राजा नेरेस बताते हैं डेविड ने पिछले 5 महीनों में 11 वॉल्ट्स को पहले ही खाली कर दिया है। इससे एक्वामैन समझ जाता है ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र में बढ़ती बीमारियां ओरिकैल्कम के यूज की वजह से ही हो रही हैं। और डेविड पिछले 5 महीनों से पृथ्वी के तापमान को गर्म करता जा रहा है, पर वो वैसा क्यों कर रहा है ये बात किसी को समझ नहीं आती। तभी उसकी माँ उससे कहती है इससे पहले खराब मौसम प्रलय का रूप ले ले, तुमको उसे रोकना होगा। तो एक्वामैन कहता है मंटा के बारे में अगर हमको कोई सही जानकारी दे सकता है तो वो है मेरा सोतेला भाई ओर्म, क्योंकि मंटा पहले उसी के संपर्क में था। लेकिन उससे बात करने के लिए उसको फिशरमैन साम्राज्य की कैद से भगाना होगा। इस पर उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है अगर तुम ओर्म को उनकी कैद से भगाने के चक्कर में पकड़े गए तो फिशरमैन साम्राज्य इसको जंग का ऐलान मानेगा। इस पर एक्वामैन कहता है तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं उनकी पकड़ में ही ना आऊं। तो राजा नेरेस एक्वामैन को फिशरमैन राज्य के कैद खाने के बारे में बताकर उसको एक सूट देता है जो 1 मिनट के लिए एक्वामैन को अदृश्य कर सकता था। साथ ही राजा नेरेस आगे उसे बताता है उस कैद खाने की रक्षा प्राचीन सैनिक करते हैं जो मौत को पूजते हैं। फिर उसकी माँ उसको टोपो नाम का एक ऑक्टोपस देती है जो घुसपैठ और जासूसी में एक्सपर्ट होता है। एक्वामैन टोपो के साथ फिशरमैन के रेगिस्तान वाले कैद खाने पहुँच जाता है। वहाँ वो सैनिक ओर्म को सिर्फ उतना ही पानी देते हैं जिससे वो बस जिंदा रह सके। एक्वामैन टोपो की मदद से बिना किसी की नजर में आए ओर्म के कैद खाने में घुसकर सैनिकों को मार देता है। एक्वामैन को अपने सामने देखकर ओर्म चौंक जाता है। पानी की कमी की वजह से ओर्म की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब ओर्म फिशरमैन राज्य के साथ समझौता टूटने और युद्ध के डर से एक्वामैन के साथ जाने से मना कर देता है। तो वो ओर्म को अपने आने का कारण बताता है तो ओर्म साथ चल पड़ता है। एक्वामैन उसको वहाँ से निकालकर समुद्र के किनारे तक पहुँचा देता है। समुद्र की लहरें जैसे ही ओर्म को अपने अंदर समेटती हैं तभी वो फिर से पहले जैसा ताकतवर हो जाता है। फिर वो दोनों उन सैनिकों को मारकर टोपो के साथ समुद्र की लहरों में गायब हो जाते हैं। रास्ते में ओर्म एक्वामैन से कहता है अटलांटिस की इज्जत के लिए वो मंटा को रोकने के बाद वो वापस फिशरमैन की कैद में चला जाएगा। ओर्म एक्वामैन को समुद्री लुटेरे क्राइम लॉर्ड फिश किंग के पास ले आता है। असल में उसी
उसी ने मैंटा को उससे मिलवाया था। लेकिन जब उनकी बात नहीं बनती तो एक्वामैन फिश किंग के आदमियों को मारकर फिश किंग को पकड़ लेता है। मरने के डर से वो बताता है उसके हिसाब से मंटा इस समय दक्षिण प्रांत के डेवल्स डीप नाम के ज्वालामुखी पर है। मंटा का पता मिलते ही वो फिश किंग को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं और टोपो के साथ सीधा डेवल्स डीप ज्वालामुखी द्वीप पर आ जाते हैं। असल में वो एक प्राचीन ऑरिकैल्कम रिफाइनरी होती है। वहाँ पहुंचकर एक्वामैन टोपो को इस लोकेशन का पता एटलांटिस जाकर देने को कहता है। वहीं स्टीफन पृथ्वी को तबाही की तरफ ले जा रहे मंटा को और ऑरिकैल्कम यूज ना करने की सलाह देता है, पर मंटा उसकी कोई बात नहीं मानता। इधर एक्वामैन ऑर्म को बताता है जमीन का खाना समुद्र के खाने से ज्यादा टेस्टी होता है और वो ऑर्म को धोखे से कॉकरोच खिला देता है जो ऑर्म को बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ पहुंचकर वो दोनों देखते हैं उस द्वीप पे जानवर और पौधे जरूरत से ज्यादा बड़े आकार के होते हैं। ये सब ऑरिकैल्कम का ही कमाल था। लेकिन तभी उनके पीछे विशाल टिड्डे पड़ जाते हैं जिनसे वो बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। वहीं रिफाइनरी में डॉक्टर स्टीफन को ब्लैक ट्राइडेंट को जोड़ने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से वो कोडेक्स और उसकी भयानक फौज को देख लेता है। वो समझ जाता है कि मंटा इसी के वश में है। वहीं ऑर्म को एक्वामैन से पता चलता है कि उसको कभी बादशाह बनना ही नहीं था। अगर ऑर्म जमीनी लोगों पर हमला नहीं करता तो एक्वामैन कभी अटलांटिस आकर ऑर्म को चुनौती ही नहीं देता और आज ऑर्म ही वहाँ का बादशाह होता। फिर वो दोनों वहाँ के गार्ड्स को बिना शोर करे मारते हुए रिफाइनरी के कंट्रोल चैम्बर में आ जाते हैं और देखते हैं मंटा जानबूझकर प्रदूषण फैलाने के लिए ऑरिकैल्कम को जला रहा होता है। तभी स्टीफन उन दोनों के सामने आकर सरेंडर करता हुआ उन्हें बताता है, मैं ये सब नहीं चाहता था। मेरी इच्छा एटलांटिस की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया तक पहुंचाकर लोगों का भला करने की थी और मंटा ने मुझको यहाँ फंसा दिया है। तो वो दोनों उसको बचाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो स्टीफन ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में उन्हें बताने लगता है, लेकिन तभी स्टिंगरे उन पर हमला कर देती है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टिंगरे ऑर्म को लगभग मार ही डालने वाली होती है, लेकिन एक्वामैन बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलकर स्टिंगरे को उसकी मशीनी दानव के साथ गिरा देते हैं। ऑर्म स्टिंगरे की हालत देखकर उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी ब्लैक मंटा आकर उन पर हमला कर देता है। ऑर्म उसकी ताकत को कम आंकता हुआ जैसे ही उसको घूसा मारने वाला होता है, ब्लैक मंटा उल्टा उसको एक ही घूसे में लिटा देता है। फिर उन तीनों की लड़ाई में ऑर्म ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से कोडेक्स की असली कहानी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन तभी ब्लैक मंटा लेजर से हमला करके ऑर्म को घायल कर देता है और फिर अधमरे ऑर्म को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी राजा नेरस अपनी सेना के साथ वहाँ आकर ज्वालामुखी पर हमला कर देता है। तो वो सभी टापू के तबाह होने से पहले वहाँ से भागने लगते हैं, पर एक्वामैन के लाख रोकने के बावजूद ब्लैक मंटा अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो अपने साथ डॉक्टर स्टीफन को भी ले जाता है। तभी मैरा वहाँ आकर एक्वामैन को भी निकाल लेती है। बाहर आकर ऑर्म सबको उस ब्लैक ट्राइडेंट की कहानी बताता हुआ कहता है, ब्लैक ट्राइडेंट को राजा एटलान के सगे भाई कोडेक्स ने अपनी काली शक्तियों की मदद से बनाया था। वो 7वें साम्राज्य निकरस का राजा था। राजा एटलान ने कोडेक्स को ऑरिकैल्कम के प्रयोग से हो रही तबाही को रोकने के लिए कहा, पर कोडेक्स ने अपनी ब्लैक ट्राइडेंट की शक्ति से अपने लोगों और खुद को असुरों में बदल लिया। फिर उसने एटलांटिस से युद्ध छेड़ दिया, लेकिन राजा एटलान ने उसके ट्राइडेंट को तोड़कर अपने खून की जादुई बंदिश कोडेक्स और उसके पूरे साम्राज्य को कैद कर बर्फ में दफना दिया था। लेकिन मंटा उस तक पहुंच गया। तभी मैरा कहती है, पर मंटा कोडेक्स को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि खून की बंदिश को सिर्फ राजा एटलान का खून ही तोड़ सकता है। इस पर रानी एटलाना कहती है, इसका मतलब उसको शाही खून की जरूरत है, जो रानी एटलाना ऑर्म और एक्वामैन में ही होता है। तभी एक्वामैन कहता है, एक और है जिसमें शाही खून है और वो है मेरा बेटा। लेकिन उनके लाइट हाउस पहुंचने से पहले ही ब्लैक मंटा टॉम को घायल करके लाइट हाउस को जला देता है और एक्वा बेबी को ले जाता है। बच्चे को मंटा के पास देखकर स्टीफन परेशान होता हुआ अपने शिप की लोकेशन का सिग्नल एक्वामैन को ट्रांसमिट कर देता है। उसी सिग्नल को पकड़कर राजा नेरस सबको बता देता है कि मंटा अटलांटिक की तरफ जा रहा है। अब अटलांटिक की तरफ निकलने से पहले रानी एटलाना एक्वामैन और ऑर्म से एक दूसरे का साथ ना छोड़ने का वादा लेती है और खुद टॉम के पास रुकती है। इधर अटलांटिका पहुंचकर टूट के बिखरते हुए ग्लेशियर को देखकर स्टीफन परेशान हो जाता है। इतने में एक्वामैन अपने समुद्री घोड़े जिसका नाम स्ट्रॉम है उस पर बैठकर उनके शिप के सामने आ जाता है और उनकी अल्ट्रासोनिक तोप को नष्ट करने के लिए ब्लू व्हेल्स को बुला लेता है। वो सब अपनी सोनार इको से उनकी शिप के सोनिक तोप को ओवरपावर करके नष्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से स्टिंगरे अपने आदमियों के साथ उसमें ही मारी जाती है। इतनी देर में स्टीफन और मंटा
मंटा खोए हुए साम्राज्य निकरस पहुंच जाते हैं। मंटा देखता है कोडेक्स अपने सिंहासन के साथ बर्फ में दफन है। वहीं दूसरी तरफ ओर्म राजा नेरस को एक जीव के हाथों से मरने से बचा लेता है। तो नेरस को ओर्म पर फिर से भरोसा हो जाता है, क्योंकि इसके पहले पार्ट में ओर्म ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया था। इधर मंटा खून का जादू तोड़ने के लिए स्टीफन से एक्वा बेबी मांगता है, तो स्टीफन बच्चे की जगह बैग में बॉम्ब रखकर उसे दे देता है, लेकिन मंटा उसके फटने से पहले ही संभल जाता है। फिर स्टीफन बच्चे को बचा पाता उससे पहले ही मंटा बच्चा उससे ले लेता है, और जैसे ही उसकी बलि चढ़ाने वाला होता है तभी एक्वा बेबी अपने पिता एक्वामैन को सोनार ई को भेजता है, जिसकी वजह से एक्वामैन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे बचा लेता है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई में मंटा एक्वामैन को गिराकर जैसे ही ब्लैक ट्राइडेंट उसकी छाती में घुसाने वाला होता है, तभी मैरा वहां आकर मंटा को दीवार पर दे मारती है और अपने बच्चे को लेकर तुरंत वहां से भागने लगती है। तभी मंटा ब्लैक ट्राइडेंट उस पर फेंक कर मारता है, पर उसके मैरा को लगने से पहले ही ओर्म ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से कोडेक्स मंटा का शरीर छोड़कर ओर्म के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर एक्वामैन पर हमला कर देता है और एक घूसे में उसका खून निकालकर एटलान का जादू तोड़ देता है, जिस वजह से कोडेक्स अपनी कैद से बाहर आने लगता है। लेकिन तभी एक्वामैन भी ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, तो कोडेक्स उन दोनों के दिमाग और भावनाओं से खेलने लगता है। फिर आखिर में एक्वामैन ओर्म से कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैंने तुमसे एक वादा किया था, चाहे कुछ भी हो मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और फिर उसको ट्राइडेंट को छोड़ने को कहता है। ओर्म ट्राइडेंट छोड़ देता है। इतनी देर में कोडेक्स पूरी तरह से आजाद हो जाता है। तभी एक्वामैन उसको मारने के लिए उसी का ट्राइडेंट उस पर फेंकता है, लेकिन कोडेक्स अपना ट्राइडेंट बीच में ही पकड़ लेता है। तभी ओर्म एक्वामैन को उसका ट्राइडेंट देता है। एक्वामैन बिना समय गवाए अपना ट्राइडेंट कोडेक्स पर फेंक देता है, जो ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता हुआ कोडेक्स के शरीर में घुस जाता है, जिससे कोडेक्स तुरंत नष्ट हो जाता है। कोडेक्स के मरते ही उसका साम्राज्य ढहने लगता है। तभी एक्वामैन की नजर मंटा पे पड़ती है, तो वो उसको खाई में गिरने से बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर मंटा उसकी हेल्प लेने के बदले खुद ही अपनी पकड़ छोड़कर खाई में गिर जाता है। निकरस राज्य के टूट के बिखरने से पहले सभी लोग बचकर बाहर आ जाते हैं। स्ट्रॉम और टोपो एक्वामैन और ओर्म को बचा लाते हैं। अब ओर्म को वापस कैद खाने न जाना पड़े, तो एक्वामैन सबको यही बताता है कि ओर्म जंग में मारा गया। साथ ही वो ओर्म को कुछ समय के लिए छिप जाने को कहता है। ओर्म एक्वामैन की बादशाहत की तारीफ करता हुआ उसको एटलांटिस का सच्चा बादशाह बताता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाह में ओर्म शहीद हो चुका था। उसके बाद एक्वामैन यूनाइटेड नेशन के आगे अपने साम्राज्य को उजागर कर पर्यावरण की समस्या को जमीनी लोगों के साथ मिलकर सुधारने की पेशकश करता है, जिस पर यूनाइटेड नेशन उनका स्वागत करता है। साथ ही एक्वामैन अपनी एटलांटिस की टेक्नोलॉजी भी उनसे साझा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात को सुनकर स्टीफन खुश हो जाता है। असल में ये उसी का सपना था और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।